नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली दरबार में सुना जा रहा है कि आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ परेशान से, कुछ टेंस हैं और यह भी बताया जा रहा है कि उनसे कहीं ज़्यादा परेशान अमित शाह है। अब इन दोनों की परेशानी का सबब क्या है, असली वजह क्या है, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि जो देश की, जो मुल्क की जो सियासी हालात हैं और खासकर 2024 के जो नतीजे हैं, उन पर जो सवालिया निशान लग रहे हैं, उसको लेकर ये चिंता थोड़ी सी गहरा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो देश में 5-6 मजबूत किले हैं, उनमें से 2-3 किले जैसे दरक रहे हो। और दोस्तों, मैं बात उन 3 प्रदेशों की कर रहा हूं आज, उन 3 प्रदेशों की जहां से जीत का सेहरा मोदी ने पहना था 14 में और 19 में। और ये 3 प्रदेश है कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार। और अगर आप अंक गणित देखें तो 106 सीटें यहां से जीती थी। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 1/3 जो सीट्स जीती, 1/3 सीट्स, वो मोदी ने इन्हीं 3 प्रदेशों से जीती है। और ये बीजेपी के गढ़ हैं, मजबूत गढ़, और ये दरकने लगे। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इन तीनों जगह अमित शाह, जो भाजपा के चाणक्य हैं, उन्होंने विधायकों को तोड़ना, सरकारों को गिराना, हर तरह का खेल खेला, जिसमें से कर्नाटक में सरकार गिरा दी, महाराष्ट्र में सरकार गिरा दी, बिहार में गिराने जा रहे थे, लेकिन वहाँ पर नीतीश कुमार थोड़ा ज़्यादा तेज़ निकले, वो सरकार बचा ले गए। लेकिन कहीं ना कहीं ये चर्चा है चलती हुई गाड़ियों में, बसों में, चाय की दुकानों पर कि गुजरात लॉबी जोड़ तोड़ करती है, खेला करती है। और इनमें कहीं ना कहीं अटल की, अडवाणी की वो तस्वीर नहीं दिखती जिसमें कहा गया था कि चाल, चरित्र, चिंतन, पार्टी विद अ डिफरेंस। ये पार्टी उतनी ही भ्रष्ट होती जा रही है जितना कि आजकल घूम घूम के विधानसभा से लेकर दिल्ली और अहमदाबाद की सड़कों पर ये शख्स कह रहा है। आजादी के 75 साल में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट अगर कोई सरकार है तो मौजूदा सरकार है केंद्र के अंदर। इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार आज तक कभी नहीं आई। जिस तरह से ये लोग 10 लाख करोड़ रुपए इनके दोस्त खा गए, 6300 करोड़ रुपए से इन्होंने एमएलए खरीदे और लाल किले पे खड़े होकर कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। अरे बेवकूफ बना रहे हो इस देश के लोगों को। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। अरे कौन मानेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ? पूरे सरेआम बाजार के ऊपर, बाजार में तुम एमएलए खरीदते फिर रहे और कह रहे हो मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। अब दोस्तों, केजरीवाल जो बोल रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई तो दिखती है, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक सरकारें गिराई गई और साजिश रच कर गिराई गई, उससे इस सरकार की जो इमेज है, खासकर मोदी जी की जो इमेज है, उस पर डेंट तो लगा है और पब्लिक परसेप्शन भी कहीं इस इमेज को लेकर बदला है। सवाल इस बात का है कि आज मैं मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की, जहां बीजेपी चुनाव हार गई थी, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं झारखंड की भी बात नहीं कर रहा हूं। मैं पंजाब और हरियाणा की भी बात नहीं कर रहा हूं। मैं इन 3 प्रदेशों की बात कर रहा हूं जहां वाकई हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं और ये कहीं ना कहीं भाजपा के मुखालिफ जा रहे हैं। और इसीलिए गुजरात लॉबी की नींद उड़ी हुई है कि किया जाए तो क्या किया जाए, करें तो कैसे करें, किसको साथ में शामिल करें, आखिर अब करना क्या होगा। सरकारें गिराने से बदनामी ज्यादा हुई, जो महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल रहा है, जो पटना की सड़कों पर देखने को मिल रहा है, या फिर जो कर्नाटक में देखने को मिल रहा है। और इसीलिए आज मैं कई बड़े खुलासे करूंगा। आज इस बड़े मुद्दे से, इस बड़े सवाल से कहीं ना कहीं पर्दा भी उठाऊंगा और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट अशोक वानखेड़े भी होंगे, जो वाकई कुछ धमाकेदार बातें करने जा रहे हैं।
खासकर महाराष्ट्र को लेकर। अब इन 3 राज्यों पर तो बात होगी, लेकिन ये जान लेते हैं कि आजकल अमित शाह कर क्या रहे हैं, उनके नए दांव पेच क्या हैं, और वो नए दोस्त या पुराने दोस्त वो कौन हैं जिनसे फिर से हाथ मिला रहे हैं, यानी हर जगह झुकने को तैयार है। अब दोस्तों, कर्नाटक हो या महाराष्ट्र हो या बिहार हो, ये जो मजबूत किले बीजेपी के धड़क रहे हैं, इसकी भरपाई कहां से होगी? अब इसको लेकर नरेंद्र मोदी हैं या अमित शाह हैं, जिसे हम गुजरात लॉबी कहते हैं, इनकी कोशिश है कि वो दोस्त, वो पुराने दोस्त, वो पुराने साथी जो किसी रास्ते पर छूट गए या जिन्हें छोड़ा गया, उन्हें दोबारा एनडीए के फोल्ड में लाया जाए, एनडीए की छतरी के नीचे लाया जाए। और उनमें सबसे पहले हैं हरसिमरत कौर। जी हाँ, तस्वीर देखिए, आपको याद आ रहा होगा, सुखबीर सिंह बादल की पत्नी है, और इन्होंने किसान आंदोलन में इस्तीफा दे दिया था फ्लोर ऑफ द हाउस में, लोकसभा में। उसके बाद से रिश्ते इकट्ठे हो गए और बीजेपी को भुगतना भी पड़ा। बीजेपी आज पंजाब में ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं ज़ीरो है। अकाली दल की दरकार है कि किसी तरह से फिर से अकाली दल से मिला जाए। एक कोशिश आजकल अमित शाह कर रहे हैं। टीडीपी, ये तस्वीर देखिए नायडू बाबू की, आंध्र प्रदेश के कभी लोकप्रिय नेता थे और बीजेपी के साथी थे। इनको भी मोदी जी ने छोड़ दिया था, या यूं कहें नायडू बाबू ने छोड़ दिया था। रिश्ते तल्ख हुए। इनसे भी बातचीत हो रही है कि कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश में ही कुछ मिल जाए, कुछ सीटों का लाभ मिले। और एक कोशिश इन साहब से हो रही है, हेमंत सोरेन। कभी इनकी सरकार गिराते हैं, उसकी कोशिश होती है, कभी हेमंत सोरेन को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, कभी इनके विधायकों को प्रलोभन देते हैं, कभी कांग्रेस को तोड़ते हैं, और अब चाह रहे हैं कि हेमंत सोरेन वापस आ जाए। इसीलिए जो डिस्क्वालीफाई करने का केस है वो कभी दिखाया जा रहा है, कभी उसकी धमकी दी जा रही है, कभी भाजपा के सांसद जो हैं वो बहुत कुछ कह रहे हैं हेमंत सोरेन के बारे में। लेकिन हेमंत सोरेन दरअसल बीजेपी के साथ दोबारा आना नहीं चाहते हैं, और इसीलिए एक कशमकश चल रही है, एक आप कह सकते हैं ब्लैकमेल चल रहा है या बार्गेन चल रहा है। हेमंत सोरेन जाएंगे नहीं जाएंगे, उनका आलम यह है कि वो चाहते हैं कि सरकार गिर जाए तो गिर जाए, लेकिन अमित शाह के साथ नहीं जाना है। अब दोस्तों, इससे पहले कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो परेशानी है या जो परेशानी का सबब है, उस पर कुछ आप खुलासा सुने अशोक वानखेड़े से, जो आप सुनना चाह रहे होंगे, बेकरार होंगे। मैं चाहता हूं कि एक बार जरा स्थिति देख लें, जरा ज़मीनी हकीकत देख लें कर्नाटक की, महाराष्ट्र की और बिहार की। अंक गणित देख लीजिए, जिस अंक गणित को लेकर मोदी जी परेशान हैं, अमित शाह परेशान है। तो एक बार एक ग्राफिक्स देखिए, और सबसे पहले मैं आपको महाराष्ट्र का ग्राफिक्स दिखाता हूँ। महाराष्ट्र में 2014 में 48 में 41 सीटें जीती बीजेपी ने, स्वीप समझ सकते हैं। और यही 41 का फिगर दोहरा दिया दोबारा 2019 में। 2019 में बीजेपी को 23 और शिवसेना को 18 मिली थी, और एनसीपी कांग्रेस 5 पैसे मट गई थी। 48 में 41 सीटें। लेकिन क्या आज की तारीख में, जहां आदित्य ठाकरे की रैली में समंदर, भीड़ का समंदर उमड़ रहा है, और जहां फडणवीस और शिंदे, उनकी कहीं ना कहीं एक इमेज बहुत तेजी से नीचे आ रही हो, और थाने में, जी हां, एकनाथ शिंदे के गढ़ में मराठा वॉरियर शरद पवार इस उम्र में भी ललकार रहा हो, वहां पर आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र की आज की स्थिति क्या है। क्या 41 रिपीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? और अगर 41 से नीचे गिरे तो फिर कहां पहुंची बीजेपी? बड़ा सवाल है। कर्नाटक देख लेते हैं। कर्नाटक में 2014 में बीजेपी को 28 में 17 सीटें मिली थी और एक उनका लाई था, और 2019 में 25 सीटें, 28 में 25 सीटें, और अगर आप एक जोड़ लें तो ठीक ठाक संख्या 26। सवाल इस बात का है कि कर्नाटक में आज जो स्थिति है, जिस वजह से येदियुरप्पा को लेना पड़ा, येदियुरप्पा को नमस्कार कर दिया था, प्रणाम कर दिया था, रिटायर कर दिया था, रिटायरमेंट के बाद दोबारा उनको जिस तरह से इंडक्ट किया है बीजेपी ने पार्टी में, बहुत कुछ बताता है, और ये जाहिर करता है कि बीजेपी कितनी कमज़ोर हो चुकी कर्नाटक में। उस पर भी मैं आऊँगा।
और बिहार का अगर आप ये संख्या देखिए तो 2014 में बीजेपी को 22 मिले थे और 2019 में 17, और इन 17 में अगर आप 16 जोड़ दें और 6 जोड़ दें, 16 आप जेडीयू की जोड़ी और एलजेपी की 6, तो ये फिगर 39 आता है। 40 में से 39, आप सोचिए एक स्वीप है। और अगर हम टोटल करते हैं, अब जो मैं संख्या आपको बताने जा रहा हूँ उस पर गौर करिएगा, जो तरह तरह के जो मैंने आप कह सकते हैं सर्वेज देखे, या फिर सेफोलॉजिस्ट से बात की, या फिर योगेंद्र यादव के आंकड़े देखे, या जो सर्वे रीजनल मीडिया में हो रहे हैं, उसका एक लब्बो लुआब मैं आपको देना चाह रहा हूँ। जैसे आप ये फिगर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बीजेपी 48 में से 41 जीती थी, इस बार उसको वहाँ पर 12 से 15 का नुकसान हो सकता है सीटों का, जो मैंने आपको हालात बताया, और उस पर अशोक वानखेड़े से और बात करेंगे। कर्नाटक में 28 पे 26 थी, 8 और 10 सीटों का नुकसान हो सकता है, इसीलिए येदियुरप्पा जैसे आदमी जिसको रिटायर कर दिया था वापस लिया है। और बिहार में तो इंडिया टुडे भी कह चुका है कि 14 सीटों का नुकसान है। अब अगर इसको हम जोड़ते हैं कि 116 इन 3 राज्यों में, मैं उत्तर प्रदेश की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदी हार्टलैंड में मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा, राजस्थान की बात नहीं कर रहा, छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा, हरियाणा की, उत्तराखंड की, हिमाचल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन 3 राज्यों की बात कर रहा हूँ, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र। 3 मजबूत किले, 116 सीटें हैं, 116 में से 106 सीटें, 116 में 106 सीटें मोदी जी ने जीती। नुकसान कितने का हो रहा है? 30 से 40 सीटों का, सिर्फ इन 3 राज्यों में। अगेन आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बात ही नहीं कर रहा, 3 राज्यों की बात। कितनी सीटों का नुकसान है? 30 से 40, यानी जो फिगर 106 था 2019 में, घट के यहीं पर 66 से 76 के बीच में आएगा। कल्पना कीजिए क्या नतीजे हो सकते हैं। और इन्हीं नतीजों को लेकर इन दोनों को आजकल नींद नहीं आ रही। और बिहार से, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से जो सवाल उठ रहे हैं, और जो सवाल बहुत बड़े बनकर मोदी और शाह के सामने खड़े हो गए, इन्हीं के जवाब आप जानना चाहते होंगे, बहुत बेकरार भी होंगे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, चलता हूँ इन्हीं सवालों के जवाब को जानने के लिए अशोक वानखेड़े के पास। भाऊ, मैं सिर्फ चंद सवाल आज करना चाह रहा हूँ और बहुत ही उस पर सटीक जवाब चाहता हूँ, क्योंकि सवाल आज के बहुत महत्वपूर्ण हैं। और पहला मेरा सवाल ये है कि ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी और अमित शाह, उनकी आजकल नींद उड़ी हुई है, क्योंकि उनके जो मजबूत किले थे, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, सब के सब वहां पर हालात खराब हैं, और ऐसे जैसे किले दरक रहे हो। और महाराष्ट्र में तो ऐसा लगता है, जहां पर उन्होंने 41 सीट ली थी 2014 में, और फिर ली 2019 में 41 सीट, 48 में से स्वीप किया उन्होंने। कर्नाटक में स्वीप किया, बिहार में स्वीप किया। क्या वाकई हालात खराब है इन 3 राज्यों में? बिल्कुल हालत खराब है तीनों राज्यों में। आपने बिहार का नाम लिया, महाराष्ट्र का नाम लिया, कर्नाटक का नाम लिया, ये बल्क में सीट देने वाले राज्य हैं। एक आपको उनको एक 18 सीट बंगाल से भी मिली, वो 18 में से एक भी सीट दिखाई नहीं देती अब मिलते हुए। ऐसे में जो बंगाल का लॉस है, बाकी जगह का लॉस है, वो कहाँ से करेंगे, कवर करेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा। अब आप यदि महाराष्ट्र में बात करें तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यदि क्लीन तीनों इकट्ठा लड़ते हैं, तीनों मिलकर, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, और ये बात तो निर्विवाद रूप से अब स्थापित हो गई है कि ओरिजिनल शिवसेना, चाहे सर्वोच्च न्यायालय कुछ कहे या इलेक्शन कमीशन कुछ कहे, ये तो बात फॉर्मेलिटी की रह गई है, लेकिन जनमानस में ओरिजिनल शिवसेना उद्धव ठाकरे की ही मानी जा रही है। जिस हिसाब से बाला साहब की जो ओरिजिनल, मतलब ये भी बाला साहब का नाम लेते हैं, उद्धव ठाकरे की। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे, शरद पवार आपको ताज्जुब लगेगा, स्वयं ठाणे में उतरे हैं अभी। जो शिंदे का गढ़ है उसके घर में, ठाणे में उन्होंने एक प्रोग्राम लेके उन्होंने चैलेंज दिया है। तो शरद पवार फिर से कमर कस के उतरे हैं। यदि ये सारे लोग ताकत से उतरते हैं और समन्वय के साथ चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को, आपने पिछली बार 47 सीटें आ गई थी, 7 सीटें भी निकालना मुश्किल, 41 में से उनको 4-5 सीटें भी निकालना मुश्किल होगी। ये मैं बता रहा हूँ आपको। ये तो बड़ी खबर बता रहे हैं भाऊ, ये तो बहुत बड़ी खबर आप बता रहे हैं। बिल्कुल, अगर आपकी बात कहीं सुन ली अमित शाह ने तो नींद नहीं आएगी उनको। नहीं, ये उनका आकलन है, उनके पास इंफॉर्मेशन है दीपक भाई, उनके पास बिल्कुल ये इंफॉर्मेशन है, इसीलिए उनकी नींद हराम हुई है। और इसीलिए ये भागा दौड़ी कर रहे हैं, छोटे छोटे लोगों से मिलना शुरू कर दिया है, कहीं फिलर भेज रहे हैं, कहीं झारखंड वालों को बोल रहे हैं कि आप हमारे साथ आ जाओ, तो कहीं अकाली दल से फिर प्रेम दिखा रहा है। एक शिवसेना की तरफ भी एक ओपन
करके रखा है उन्होंने एक रास्ता। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि महाराष्ट्र को आप हथेली की तरह जानते हैं। आप कह रहे हैं कि कहाँ 41 सीटें और कहाँ 5-6 सीटें। तो ये जो देवेंद्र फडणवीस का जादू है, जिसको मोदी जी कहते हैं कि भाई ये आज की तारीख में प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है, तो क्या प्राइम मिनिस्टर मटेरियल फडणवीस का जादू नहीं चल रहा है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर का मटेरियल यदि वो उनका जादू होता है तो वो अपनी विधानसभा शायद नागपुर में हार जाए। यदि उनका इतना अपने आप में प्राइम मिनिस्टर मटेरियल होता और अपनी ताकत होती तो विदर्भ से आते हैं दीपक जी, नागपुर साइड से। और पिछले चुनाव में यदि विदर्भ में बीजेपी को समर्थन दिया होता तो शायद बीजेपी की अपने बलबूते पर सरकार बनती। लेकिन कर्नाटक भी क्या आपको बहुत अच्छी स्थिति कर्नाटक में भी नहीं दिख रही? क्योंकि पिछली बार 28 में से बड़ी मोटी सीटें, बहुत बड़ा फिगर उठाया था बीजेपी ने। मैंने आपको वही कहा, खासकर उत्तरी कर्नाटक में बीजेपी की स्थिति बहुत डाउन है, जहां वो बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे। और यही कारण है कि येदुरप्पा को साइड करना ये पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान दे गया। मैंने यही कहा ना आपको, सारे मराठी शरद पवार नहीं हो सकते और सारे यादव मुलायम सिंह नहीं हो सकते। मुलायम सिंह यादव ही यादव है, यादव के नेता है। वैसे येदुरप्पा ही वहां अपने कम्युनिटी के नेता है। आप मठ में जाइए, मठ वालों के सर पे हाथ रखवाइए, कुछ भी करिए, लेकिन जो फाइनल आदेश है वो येदुरप्पा के घर से निकलता है और वही कम्युनिटी इकट्ठा वोट करती है और वो बहुत डोमिनेटिंग कम्युनिटी है। दूसरी बात, कर्नाटक थोड़ा पढ़ा लिखा राज्य है। वहां ये जो कड़वा हिंदुत्व का जो डोज इन्होंने जो शुरू किया, वहां मुसलमानों को दुकानें नहीं देंगे मेले में, मुसलमान आर्टिस्ट है तो मंदिरों में परफॉर्म नहीं करने देंगे, ये बाय एंड लार्ज लोगों के गले नहीं उतरा। यही कारण अगर हम बिहार को जी अगर हम बिहार देखते वहां मुख्यमंत्री को भी बोलना पड़ा कि वहां वही कारण है कि वहां मुख्यमंत्री को भी बोलना पड़ा हिंदू संगठनों को कि मुझे बहुत कड़ी आप पे एक्शन लेनी पड़ी। अब भाऊ, आपने कहा कि महाराष्ट्र में दाल बड़ी पतली है गुजरात लॉबी की, कर्नाटक में भी जो है वो हालात अच्छे नहीं है। अगर हम बिहार की बात करें, जहां से 40 सीटें आती हैं, वहां पर पटना जो आपकी बात हो रही है, नीतीश कुमार के लोगों से जो आपकी बात हो रही है, वहां पर क्या फीडबैक है आपके पास? और आपको क्या लगता है कि वहां पिछली बार 39 सीट, 40 में से 39 सीट्स जो है वो मोदी जी को मिली थी जेडीयू के साथ, इस बार वहां कितनी सीटें मिलेंगी और इसका असर क्या होगा? देखिए, इस बार सबसे पहले बीजेपी के ऊपर वो एक लांछन हमेशा लगेगा कि आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड साथ में चुनाव लड़े, उन दोनों को तोड़ के इन्होंने अपनी सरकार बनाई। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड तोड़ने गए तो उन्होंने इनको अपनी औकात दिखाकर अपनी सरकार वापस बनाई। ये जो इधर से उधर करने का जो फ्लिप फ्लॉप जो किया बीजेपी ने, ये डाउन द लाइन वहां ठीक नहीं जाएगा। दूसरी बात है, बीजेपी का जो एस्टेब्लिश्ड वहां नेतृत्व था, जिन लोगों ने सालों मेहनत करके अपना खून पसीना बहा के पार्टी को खड़ा कर दिया था, उनको आपने दरकिनार कर दिया और नए रबर स्टैंप आपने खड़े कर दिए। वो रबर स्टैंप कितना दम मारेंगे ये भी देखने लायक है। ऐसा कुल मिलाकर मुझे लगता है महाराष्ट्र की और बिहार की स्थिति कोई अलग नहीं होने वाली है दीपक जी। लेकिन भाऊ, अगर आप बिहार के बारे में तो एक सूचना मेरे पास और भी है, आप भी इसको कंफर्म करिए। बिहार में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी शायद इस बारे में भी सोच रहे हैं कि हम हमारे विधानसभा को अभी भंगी कर दें और सीधा सीधा गुजरात के साथ चुनाव में चले जाएं, ताकि गुजरात में ऑलरेडी ये गुजराती लॉबी परेशान है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने वहां उनको भागादौड़ी करवा रही है। एक गोदी मीडिया के चैनल से मैं आया हूं अभी, गोदी मीडिया अपने सर्वे में 109 दिखा रहा है बीजेपी को, सिर्फ 7 सीटें बीजेपी को ज्यादा दिखा रहा है और मरी हुई हालत में कांग्रेस को 68 दिखा रहा है। तो आप समझ जाइए वहां स्थिति क्या होगी। दूसरी बात, ये जो अभी बिहार में यदि विधानसभा के चुनाव होते हैं और सारे इकट्ठा मिलकर लड़ते हैं और बीजेपी वहां मात्र 20-25 विधायकों पे आती है, तो फिर बीजेपी कहीं आने वाले समय में फिर ईडी वीडी का डर दिखा के या सीबीआई का डर दिखा के सरकार तोड़ने की स्थिति में नहीं रहेगी, क्योंकि उनका नंबर कम रहेगा। दूसरी बात, ये जो लोकसभा के लिए लोगों का जो उत्साह है, कैडर में जो एक ताकत झोंकता है, वो इस चुनाव के नतीजों से अच्छे आ जाएगी। इसलिए 105 सीटों पे शायद ये दोनों लड़ने का तय कर रखा है और फिर कुछ बाकी बची हुई सीटें जो है वो कांग्रेस और बाकी मित्र दलों में जोड़ने के लिए एक फॉर्मूला वहां पे ये भी आ रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो, कि उन्होंने रिक्वेस्ट की कांग्रेस को कि आप पूरे राज्य में अपनी उम्मीदवार खड़े कीजिए, आप इंडिपेंडेंट लड़िए।
और आपके 20, 25, 30, 40 जो अपनी सीटें हैं वर्तमान में, वो हमको बता दीजिए, हम फ्रेंडली कॉन्टेस्ट में उनको निकाल देंगे। लेकिन यदि आप बीजेपी के आमने सामने होगे तो वहां बीजेपी का वोट बैंक कटने में आपको और मदद होगी। क्योंकि राजनीति सिर्फ ये नहीं करना जानते, राजनीति नीतीश कुमार भी जानते हैं, राजनीति तेजस्वी भी जानते हैं, राजनीति करना शरद पवार भी जानते हैं भाई। अगर आप जो कह रहे हैं कि इन तीनों राज्यों में दाल पतली है, हालत खस्ता है, तो फिर इसकी भरपाई क्या होगी? मुझे आजकल लगता गुजरात है, लॉबी क्या सोच रही है? नहीं, मुझे लगता है कि 50 सीटों का गड्ढा भी मरे मरे हालत में, मरे हुए हालत में 50 सीटों का गड्ढा यहाँ पड़ता है, 10-15 सीटों का गड्ढा यूपी में पड़ता है। तो आप बता जी दीजिए ये रिकवर कहाँ से करेंगे? क्योंकि बाकी जगह तो जहां से मैक्सिमम थे वहां तो मैक्सिमम है। वहां 25, 24 सीटों में गुजरात के 26 सीटों तो नहीं 26, लेंगे। 26 में 26 में 26 से थी। 26 ही लेंगे ना, 26 में से जी 28 तो नहीं कर पाएंगे। फिर आप कहाँ से लोगे? आप तेलंगाना में वॉश आउट हो, आप आंध्र में वॉश आउट हो, केरल में वॉश राजस्थान आउट हो, भी, कर्नाटक में राजस्थान वॉश है आउट हो। फिर। इस जी बार राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में आपको इस बार वॉश आउट हो जाएगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ने बहुत तगड़ी पकड़ बना ली और आपने ये रबर स्टैम्प अपॉइंट करवा करवा के छत्तीसगढ़ का भी नेतृत्व जो था ओरिजिनल, उसका समाप्त कर दिया। जो लोग जमीन से जुड़े हैं उनको पूछा नहीं जाता। अभी लीडर ऑफ अपोजिशन उनको जिनको बनाया है, उससे कई ज्यादा ताकतवर लोग छत्तीसगढ़ में है, जो बड़ी पूरी ताकत के साथ पार्टी को फिर से जीवित कर सकती है। लेकिन तो आप आप दिल्ली से, भाऊ, आप आप सिनेरियो क्या देख रहे? आप सिनेरियो क्या देख रहे? अगर आपने कहा, सिनेरियो, आप मेरा अगर कह रहे हैं कि सिनेरियो, छत्तीसगढ़ में हालत पतली है, आप कह रहे हैं मध्य प्रदेश में पिछली परफॉर्मेंस रिपीट नहीं होगी, राजस्थान में रिपीट नहीं होगी, बिहार में आपने देख ही लिया है, आज तक ने भी कह दिया है कि 14 सीटों का नुकसान है, महाराष्ट्र में नुकसान। तो अगर 40-50 सीटें मोदी जी की कम पड़ गई हैं, 50-60 सीटें कम पड़ गई, तो फिर आपको क्या लगता है क्या? नहीं दीपक भाई, मैं जो जी बार बार लोगों को मैं कह रहा हूं कि यदि बीजेपी 220 से 240 के बीच में आती है, हो सकता है एनडीए की सरकार बने। लेकिन फिर प्रधानमंत्री का नेतृत्व क्या नरेंद्र मोदी का ही होगा या किसी और का? क्योंकि ये 300 प्लस से 220 पे आने का क्रेडिट डिस्क्रेडिट किसको जाए? किसी ना किसी को तो इसको अपने सर पे लेना पड़ेगा। और जो एनडीए के घटक दल है, वो जो लोग जुड़ेंगे उनको तो मालूम है कि मोदी जी किस तरह सरकार चलाते हैं, उनके अपने मंत्रियों की कुछ औकात नहीं रहती। तो क्या मोदी जी ऐसे सरकार चलाने के लिए रेडी भी रहेंगे क्या? कि जहां हर तीसरा आदमी जिसके पास 10 विधायक सांसद है वो बोल देगा कि ए भाई देख ले, सोच ले, नहीं तो मैं निकल रहा हूं। तो इसीलिए ये परेशानी का सबब है। ये लगातार ट्रैवल टूर कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी अब कल तक ये रेवड़िया बांट रहे थे, अब ये लोगों को बोल रहे हैं कि रेवड़िया मत बांटो। अरे आप जो बांट रहे थे क्या रेवड़िया नहीं थी? फ्री का गैस सिलेंडर रेवड़ी नहीं थी? 6,000 रुपए साल के दो दे रहे हो किसानों को सम्मान निधि, वो रेवड़ी नहीं थी? आप बांटो तो सम्मान निधि, दूसरा बांटे तो रेवड़ी। और इसके ने तो तमिलनाडु के तो फाइनेंस मिनिस्टर ने एक कॉन्क्लेव में बहुत बढ़िया जवाब दिया। उन्होंने कहा कौन बोलता है रेवड़ी? नोबेल प्राइज है इकोनॉमिक्स में, पीएचडी किया हुआ है, कोई 2-4 किताबें लिखी अर्थशास्त्र पे। मोदी जी जिस ने। आदमी का, हाँ, जिस आदमी का अपना डिग्री का जुगाड़ नहीं हो रहा है, पता नहीं पड़ रहा है कहां से ली, वो आदमी हमको बताएगा कि रेवड़ी किसको कहते हैं। आपका परफॉर्मेंस क्या है? हम आपकी हर बात मानने को तैयार है। परफॉर्मेंस मॉडल पे आप जीरो हो, सिर्फ बोलते हो। वेर इज योर डिलीवरी मॉडल? आर यू डबल पीएचडी इन इकोनॉमिक्स? हैव यू स्टडीड इकोनॉमिक्स? आर यू इकोनॉमिस्ट? आर यू नोबेल प्राइज विनर? हु आर यू? इन व्हाट वे यू आर सेइंग दैट वी आर गिविंग फ्रीबीज? ये सवालों का जवाब नहीं किसी के पास। क्योंकि आप जब लाभार्थी, लाभार्थी एक हमारा अलग वोट बैंक बना, तो लाभार्थी किसको कहते हैं? रेवड़िया बांटने को जिनको रेवड़िया मिली वही लाभार्थी ना। तो अब लोग, दूसरे लोग लाभार्थी, जब अपना लाभार्थी का एक वोट बैंक खड़ा कर रहा है आम आदमी पार्टी, तो आपको पेट में दर्द हो रहा है तो आप उसको अब तुरंत रेवड़ीबाज बोलना शुरू करती है। तो ये तमाम जो अभी लगातार सरकार पैनिक में है, मैं बता रहा हूं, और पैनिक में होने की वजह से उलूल जुलूल स्टेटमेंट आते हैं, और उलूल गलतियां जुलूल भी कर बातें रही की है। जाती है और लगातार गलतियां कर रही है। आप ये कह रहे हो ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। अरे भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा तो यहाँ पे ये श्रीलंका जैसे हालत हो जाएंगे।
अभी हम अनाज लोगों को देते हैं, कल हम आज हमारे यहाँ तो अनाज एक्सपोर्ट जो किया उसको भी बैन करना पड़ा। अब तो आटा भी बैन हो गया क्योंकि रोटी महंगी हो गई है। कल ऑर्गेनिक पे आएंगे तो क्या करेंगे? जी। 135 करोड़ 40 करोड़ का देश है दीपक जी। ये हवाबाजी से नहीं चलता। और कब तक सपने दिखाओगे आप? अरे नींद 12। तो दोस्तों, अशोक वानखेड़े साहब को सुनकर कुछ तस्वीर साफ हुई होगी 2024 के फाइनल की, लेकिन मैं कुछ दूसरा सवाल आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि जो चिंता का सबब है, परेशानी का जो सबब है अमित शाह के लिए और नरेंद्र मोदी जी के लिए, वो ये है कि आज के हालात में उनके पास सॉल्यूशंस तो हैं, लेकिन सॉल्यूशंस जो हैं, जो उनके पास हल है, जो समस्या का निदान है, वो चाह कर भी उस समस्या को इसलिए हल नहीं कर पा रहे क्योंकि जिन लोगों से उन्होंने दोस्ती तोड़ दी, जिन लोगों को उन्होंने अपमान किया, जिन लोगों की राह में कांटे बिछा दिए, या जिन लोगों का साथ कभी लिया था और उनको अपने कंधों से उतार के फेंक दिया, अपमानित करके, अपमान का घूंट पिला के, आज मोदी और शाह उन्हीं लोगों से दोबारा हाथ मिलाना चाहते हैं। अब अगर आप इंसानी रिश्तों को देखें तो एक हद के बाद टूटी हुई दोस्ती और उसके धागे दोबारा नहीं जुड़ते, और इसी मुश्किल का सामना अमित शाह को और मोदी को करना पड़ रहा है कि क्या जो अकाली दल के रिश्तों में गांठ लगी थी उस गांठ को खोल पाएंगे, या जिस तरह से नायडू बाबू को अपमान किया गया, या जिस तरह से उन्होंने हेमंत सोरेन को बार बार कहीं ना कहीं घुटने के बल लाने की कोशिश की, जेल भेजने के लिए धमकाया, ब्लैकमेल किया, क्या वो हेमंत सोरेन दोबारा उनके साथ आएगा? और आज हेमंत सोरेन को अगर आप देखें तो उनके लिए बीजेपी बाहें फैलाए खड़ी है कि आइए आप हाथ मिला लीजिए बाबूलाल मरांडी से, जो बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, और हेमंत सोरेन आ जाएं, कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए। यहाँ तक बात पहुँच चुकी है। हेमंत सोरेन डिस्क्वालीफाई होकर फिर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अमित शाह के साथ नहीं जाना चाहते। यही एक सबसे बड़ी कमज़ोरी कह लीजिए, मुसीबत कह लीजिए गुजरात लॉबी की। धागा तोड़ने के बाद, गांठ लगाने के बाद, दोस्त को अपमानित करने के बाद, दूध से मक्खी फेंकने के बाद वो फिर से वही रिश्ते चाहते हैं, और इंसानी रिश्तों में ऐसा कम होता है। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगेगा आपको मुझे नहीं पता, लेकिन कमेंट बॉक्स में मैं आपका इंतज़ार करूँगा, आपके सुझावों का, आपके रिएक्शंस का, प्रतिक्रियाओं का, जो मैं ज़रूर पढ़ता हूँ, और आपके आइडियाज़ का भी मुझे इंतज़ार रहता है कि किस तरह की वीडियो होने चाहिए, मेरी कमियाँ क्या हैं, खामियाँ क्या हैं, और बेहतर कैसे हो सकते हैं, सच की आवाज़ और कैसे मजबूत हो सकती है, और गोदी मीडिया से इतर हट के एक बेहतर जर्नलिज्म कैसे हो सकता है। आपके सुझाव का मैं हमेशा इंतज़ार करता हूँ। आखिर में इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए वो सब्सक्राइब करिए, पड़ोसी हैं, नातेदार हैं, बैचमेट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, कहिए कि देखें वीडियो कि वाकई मुल्क में हो क्या रहा है, असली खेल क्या है, वो जानने के लिए इस वीडियो को आप शेयर करिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और अन्य सोशल प्लेटफॉर्म माध्यम पे। और अगर आपने इसको बेल आइकन क्लिक नहीं किया है तो बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिएगा, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन पहले मिलेगा। तो ये आज का वीडियो था, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।